आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में तैयारा हादसे पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने दी जानकारी। कहा कि हादसे की जांच के लिए कमेटी तश्कील, ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे हादसे के सुराग, मुतासरा कुनबों के साथ है सरकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार से 3 ममालिक के दौरे पर। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 सरबराह इजलास में होंगे शरीक। नीट यूजी इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान। राजस्थान के महेश कुमार ने किया टॉप। खवातीन में दिल्ली की अविका अग्रवाल ने मारी बाजी। इजराइल के साथ कशीदगी के दरमियान ईरान ने अमेरिका, ब्रितानिया और फ्रांस को दिया इंतबाह। कहा कि इजराइल की मदद करने पर करना होगा संगीन नताइज का सामना। इजरायली वजीर दिफा कार्टनर ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। और जनूबी अफ्रीका बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। 27 बरस बाद आईसीसी ट्रॉफी की अपने नाम। फाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। गेम चेंजर बनी मार्करम की सेंचुरी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म जमहूरिया कब्रस जाएंगे। 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे में ये किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला कब्रस का दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म वहां के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तिजारती रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे और वहां से वज़ीर-ए-आज़म पीर को कनाडा जाएंगे और G7 सरबराह इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास में मुसलसल 6ठी मरतबा शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म G7 ममालिक समेत मदु ममालिक के रहनुमाओं और आलमी तंजीमों के आला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मुतादिद 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के तीसरे मरहले में 18 जून को जमहूरिया क्रोएशिया जाएंगे और किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का वहां का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने हम मनसब आंद्रे प्लेनकोविच के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 3 ममालिक के दौरे के सिलसिले के तहत पहले मरहले में जमहूरिया साइप्रस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म राजधानी निकोसिया में सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म दीगर अहम शख्सियत से भी मुलाकात करेंगे और लिमासोल में कारोबारी लीडरों से खिताब भी करेंगे। 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे के दौरान किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साइप्रस के इस पहले दौरे के तई वहाँ के लोग काफ़ी पुरजोश हैं। I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के दरमियान तारीखी तौर पर मजबूत ताल्लुकात रहे हैं। भारत साइप्रस की आज़ादी का हामी रहा है। 1960 में साइप्रस की आज़ादी के बाद ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। 1962 से दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। 1974 में तुर्की ने हमला करके साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत इस मसले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने का हामी रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस आलमी सतह पर भारत का एक मजबूत दोस्त मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत का साइप्रस हामी रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी इसने मुसलसल हिमायत का इजहार किया है। वहीं तिजारती शोबे में भी भारत साइप्रस ताउन मुसलसल मजबूत होता रहा है। दिफाई और फौजी ताउन के मुआहदे से 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से
आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और वजारत हवाबाजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहमदाबाद में 12 जून को पेश आए तैयारा हादसे की तफसीली जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि एयर इंडिया की तयशुदा परवाज थी जिसमें कुल 242 मुसाफिर सवार थे। तैयारा अहमदाबाद के हवाई अड्डे से 1:39 पर उड़ान उसने भरी, लेकिन टेक ऑफ के चंद सेकंड के अंदर ही जब तैयारा महज 650 फीट की बुलंदी पर था तो अचानक उसने ऊंचाई खोना शुरू कर दी। ये तैयारा अहमदाबाद हवाई अड्डे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मेधानी नगर इलाके में गिरकर तबाह हो गया। वजारत हवाबाजी के सेक्रेटरी समर कुमार सिन्हा ने बताया है कि 6 बजे तक आग तकरीबन पूरी तरह से बुझा दी गई थी। तहकीकात के दौरान फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसकी तफ्तीश की जा रही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के तई ताज़ियत का इजहार किया। राम मोहन नायडू ने कहा कि इस वाक़े को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। AAIB ब्लैक बॉक्स का तज्जिया कर रहा है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने कहा कि गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में महकमा दाखिला के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस की टीम तैयारा हादसे में जान गंवाने वाले तमाम अफराद के अहले खाना के DNA सैंपलिंग का काम मुसलसल कर रही है। उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। और अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद मरने वालों की शिनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA के नमूने के लिए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में महलूकीन के रिश्तेदार DNA के नमूने देने के लिए अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। DNA के नमूनों की जांच के बाद मुतवफ़्फ़ी की सही शिनाख्त मुमकिन हो सकेगी।
अहमदाबाद के मेघानी नगर में वाक़ जिस हॉस्टल से तैयारा टकराया था, अस्पताल के पीछे वाली सोसाइटी के ऐनी शाहिदीन से डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। इस दौरान एक नौजवान ने बताया कि हादसे के वक्त वो अपनी बीवी के साथ अपनी छत पर था। तैयारा पहले एक दरख्त और एक खंबे से टकराया और फिर हॉस्टल से जा टकराया। और इसके अलावा कुछ ऐनी शाहिदीन ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने तैयारा हादसे में फंसे लोगों की जानें भी बचाई हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखलाना चाहूँगा सामने प्लेन के पीछे का हिस्सा। आप देख सकते हैं कि प्लेन का वो पीछे का हिस्सा बिल्डिंग से जब टकराया तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी। अभी भी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आपको नज़र आ रही होगी, बाकी भी लोग वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हम जब ये हादसा हुआ तब मैं और मेरी वाइफ टेरेस पे ही थे और जब देखा हमने तो प्लेन एकदम हमारे ऊपर से निकला और इतनी तेज़ हवा थी तो हवा की वजह से मेरी वाइफ तो नीचे गिर भी गई। और जैसे प्लेन आगे बढ़ा तो फर्स्ट वो एक पेड़ से टकरा। पेड़ से टकराने के बाद वो जो स्टूडेंट क्वार्टर से वहाँ कैंटीन है उसके ऊपर जाके गिरा और जाके हुआ तो बहुत बड़ा फ्लैश हुआ। फ्लैश इतना बड़ा था ना तो उसका फ्लैश 1 किलोमीटर के अंतर में दिखने लगा और धुआं तो इतना काला धुआं था ना, मंजर ही बहुत भयानक था। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि पेड़ के देखिए कुछ हिस्से नीचे पड़े हुए हैं टूटकर और साथ में पेड़ के अलावा एक वहाँ पर लोहे का वो क्या बना हुआ है जो लोहे का पोल था, वो एयर पोल था। आप देख सकते हैं कि वो विमान की जो पूंछ है वो आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पर वो टकराई थी। जब मैं खाना खा के टीवी देख रहा था और विमान की आवाज़ आई, जैसे आकाश जो बिजली पड़ती है ना, ऐसी आवाज़ आई थी विमान की। तो विमान हमने देखा के बाद एकदम नीचे था विमान, हमारे ब्लॉक से एकदम छूने वाला था। तो वैसे हम देखते देखते वहाँ जाके क्रैश हो गया। जो धड़ाका वहाँ पे तो हमने भाग के वहाँ गए तो बहुत बड़ी आग लगी थी और आग चालू थी। कितने लोगों की आपने जान बचाई? 7 से 8 लड़कों की जान बचाई है। हमारा 9-10 लोगों का ग्रुप था। ये मेघानी नगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं। हम लोगों ने पहले धमाके की आवाज़ सुनी तभी हम भाग के उधर चले गए। ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड के सारे गार्डन के, राजेंद्र पार्क गार्डन के नियर बाई जो भी लड़के थे हम सब भागे उधर और मेज़ के ऊपर जितने भी लड़के थे ना तभी हम ऊपर गए। लड़के बोल रहे थे हमको बचाओ। फिर हम ऊपर गए और ऊपर जाके बहुत बड़ी बड़ी पिल्लर ऊपर पड़ी थी। फिर हमने नीचे से दूरी रस्सी मंगा के पिल्लर को बांधा और खींच के पिल्लर के नीचे से लोगों का रेस्क्यू किया। प्रत्यक्षदर्शियों को का जो कहना है, इन्होंने लोगों की जान भी बचाई और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना भयंकर हादसा हुआ था। और ये तमाम आपको एक बार मैं सोसाइटी दिखाना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ये सोसाइटी जो है वो दिखाएं, कितनी पास था इस हॉस्टल के ये सोसाइटी। और यहाँ के जितने युवा थे वो जान बचाने के लिए उन लोगों की भागे और युवाओं ने जो कोशिश की उससे कई सारे लोगों की जान बच गई। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और एयर इंडिया तैयारा हादसे में जान गंवाने वाले अफराद को लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खराजी अकीदत पेश किया गया। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान ईरान ने अमेरिका, ब्रितानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने ईरान के हमले रोकने में इजराइल की मदद की तो ईरान मगरबी एशिया में उनके अड्डों और जहाज़ों को निशाना बनाएगा। और साथ ही इजराइल के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने इजरायली शहरियों पर मिसाइल दागने का सिलसिला जारी रखा तो तेहरान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी दौरान ईरानी खबर रिसाई एजेंसी ने हफ्ते के रोज़ शुमाल मगरबी तब्रिज रिफाइनरी के करीब इजरायली हमले की इत्तला दी और इससे कबल ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रात इजराइल पर बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के मुख्तलिफ शहरों की जानिब 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं जबकि 34 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। इसी दौरान इजरायली फ़ौज ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि ईरान से आने वाले ज़्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। और साथ ही ईरान ने तस्दीक की है कि इजरायली हमलों में फोर्डो जोहरी प्लांट को कुछ नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा ईरानी शहर यज़्द में इजराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करने की भी इत्तला मौसूल हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला फौजी हुक्काम का कहना है कि इजराइल के खिलाफ हमले जारी रहेंगे।
इजराइल में भारतीय सिफारत खाने ने भारतीय शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इलाके के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजराइल में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को होशियार रहने और इजरायली हुक्काम और होम फ्रंट कमांड्स की जानिब से बताए गए हिफाजती प्रोटोकॉल की पाबंदी करने की हिदायत की जाती है। एडवाइजरी में एहतियात बरतने के साथ साथ मुल्क के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और हिफाजती पनाहगाहों के करीब रहने का मशवरा दिया गया है। और भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि वो भारतीय शहरियों की हिफाजत समेत उभरती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में सिफारत खाने की 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबरों भी जानकारी दी गई है। ये नंबर भी इसमें शाया किए गए हैं। आपको बता दें कि ये नंबर क्या है, 9725475200711 हैं और प्लस 97254327839 पर राब्ता करने की हिदायत की गई है और राब्ते के लिए ईमेल एड्रेस भी दिया गया है cons1.tilaviv@mea.gov.in भी फराहम किया गया है। ईरान में भारतीय सिफारत खाने ने भारतीय शहरियों और भारतीय निसात अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है वो ईरान में भारतीय सिफारत खाने के हंगामी नंबरों जैसे कि प्लस 989128109115 और प्लस 989128109109 पर राब्ता कर सकते हैं। मुंबई में मुनक़िद एक खुसूसी तकरीब में 5 आलमी शोहरत याफ्ता गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को भारत में अपने कैंपस कायम करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। इस इक़दाम को कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत भारत को आलमी तालीमी मरकज़ बनाने की सिमत में एक अहम पहल समझा जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने महाराष्ट्र की तारीफ़ की और कहा कि रियासत ने न सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में अहम किरदार अदा किया है बल्कि तालीम के मैदान में भी काबिल ज़िक्र तरक्की की है। In this historic city of Mumbai, a city of resilience and dreams, we have assembled here not just for a ceremony, but to make a bold statement that education will shape our shared future. Today is a landmark moment in our journey towards Vikasit Bharat. The handing over of letter of intent to 5 prestigious global universities, University of York, University of Aberdeen from UK, University of Western Australia, Illinois Institute of Technology, the Institute Europea di Design, IED, Italy, marks the continuity of global education in India. With this, Mumbai takes its place among global knowledge capital. Maharashtra has been a leader of enterprise and intellect for long, and it is now ready to lead in education sector. महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी के कामयाब इनकाद के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को लेटर ऑफ इंटेंट हवाले करने की तकरीब में वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि अब भारत न सिर्फ भारतीय तलबा बल्कि गैर मुल्की तलबा के लिए भी तालीम का मरकज़ बन रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी for envisioning the new education policy for India. As rightly told, that we have been hearing for past 20 years that India will witness the presence of esteemed foreign universities offering world-class global education to the Indian students and also to the students who will come to India from across the world. और 11वें योग के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योगा
कनेक्ट 2025 ग्लोबल योगा समिट का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव और मरकजी सकाफत और सयाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। योग गुरु बाबा रामदेव परमार्थ निकेतन के सरबराह स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा कि योगा कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में कारगर है और यही वजह है कि दुनिया भर में योगा टीचर्स की मांग बढ़ रही है। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। और इस मौके पर वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योगा तनाव भरी जिंदगी में रूहानी सुकून फराहम करता है। उन्होंने कहा कि योगा और आयुर्वेद की वजह से मईशत तरक्की कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश के इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में भारत सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, भारत हमारी इस पुरानी परंपराओं के आधार पर, भारत हमारे इस पुराने ज्ञान और सांस्कृतिक वैभव के आधार पर, इस कल्चरल प्रोग्रेस के आधार पर एक नई इकोनॉमी, जिसको आज पूरे विश्व के वर्टिकल पे एक नए ऑरेंज इकोनॉमिक वर्टिकल के रूप में पहचान मिली है, उसमें विश्व का नेतृत्वकर्ता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। योग के बैनुल-अक़वामी दिन से पहले तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में महिला शिक्षा महाविद्यालय की तालिबात ने योगा कैंप का इनेकाद किया। ख़वातीन में योग के फ़वाइद के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुथुनगर साहिली समंदर पर 1 घंटे तक योगा किया गया। योगा जिस्म, दिमाग और रूह को मुत्तहिद करने का एक तरीक़ा है। कॉलेज के तलबा ने मुख्तलिफ आसन जैसे कि प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, क्रिया योगा, विक्रम योगा जैसे मुख्तलिफ आसन किए। इस मौके पर योगा प्रैक्टिशनर सुकन्या राजवेल ने कहा कि योगा ख़वातीन के लिए सेहतमंद रहने के लिए फ़ायदेमंद है और इस जदीद दौर में हर औरत को इसे लाजमी तौर पर अपनाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 रुकनी टीम ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। साबिक मरकजी वजीर और पटना साहिब से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने भी फ्रांस का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी खारजा पॉलिसी को नहीं समझते। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात को पाकिस्तान में दिखाया जाता है और वहां तालियां बजाई जाती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर मुल्क को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। कभी राहुल गांधी ने सोचा है उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है और ताली बजती है? जब देश लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ तो देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। इर्रेस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का नतीजा जारी कर दिया है। इस साल नीट यूजी का इम्तिहान 4 मई को लिया गया था और इसके साथ ही इस साल नीट यूजी इम्तिहान में 12,36,531 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। नीट यूजी 2025 के टॉप रैंकर्स की फहरिस्त में राजस्थान के महेश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक में टॉप पोजीशन हासिल करके मुल्क भर में टॉप किया है। उन्होंने 99.99% हासिल किए हैं और उनके बाद मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवध्या ने दूसरा मकाम हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र के कृष्णंग जोशी को तीसरा और दिल्ली के मर्नल किशोर झा और अविका अग्रवाल को बिलतरतीब चौथा और 5वां मकाम हासिल हुआ है। नीट यूजी मुल्क का सबसे बड़ा मेडिकल दाखिला इम्तिहान है, जिसमें हर साल लाखों तलबा MBBS, BDS जैसे कोर्सेज में दाखिले के लिए अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। इसरो ने भारतीय खलाबाज
शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 मिशन के लिए नई लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस मिशन को अब बाज़ाब्ता तौर पर 19 जून 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन स्पेस एक्स के काबिल एतमाद फॉल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसरो ने नई लॉन्च की तारीख का ऐलान भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 मिशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने के चंद दिन बाद किया है। लॉन्च की तारीख की तस्दीक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के दरमियान एक अहम मीटिंग के बाद की गई। मीटिंग के दौरान हुक्काम ने हालिया तकनीकी खदशात पर तबादला ख्याल किया। शुभांशु शुक्ला भारतीय फिजाइया के एक पायलट हैं और इसरो के नए खलाबाज एक्सियोम 4 मिशन के लिए बैनुल-अक़वामी अमले में शामिल होंगे। और खेल की खबरों की बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और इस जीत के साथ ही जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। जनूबी अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। टीम ने 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। एडन मार्करम ने 136 रन की इनिंग्स खेलकर जनूबी अफ्रीका के लिए फतह की राह आसान की। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में मैच के चौथे दिन लंच से पहले जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। एडन मार्करम ने 136 रन बनाए जबकि टैम्बा बाबूमा ने 66 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 218 रन बनाते हुए अफ्रीका को 282 रन का हदफ दिया था। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 212 और जनूबी अफ्रीका ने 138 रन बनाए। यहां गंगारू टीम को 74 रन की बढ़तरी हासिल थी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।